friends, welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Today's topic is gravitation. Basically this topic is for class 9th, but those students who are in 10th or 11th, they can also take help from this topic. So we are going to start gravitation. Before starting the topic, I would like to request that those students who have not subscribed my channel yet, then they subscribe, like my videos, comment if you have any problem. Then we start gravitation. So the first thing we are going to discuss, what is gravitation. So basically कई students को ये doubt रहता है कि gravitation is a force, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, but gravitation is a force between earth and the objects. This point is totally wrong. Gravitation अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं है. बेसिकली ग्रेविटेशन इज द फोर्स exerting between each object of the universe. Each object of universe. यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि अर्थ चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी, वो हम बाद में समझेंगे. बट व्हाट इज ग्रेविटेशन? बेसिकली इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, ईच एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, they are kept at distance of separation r, then an attraction force will exert between these two objects, that is called gravitational force. जैसे कि सपोज ये बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूं और हम दोनों भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं. तो अब आप ये सोचेंगे कि जब ये अट्रैक्शन फोर्स है तो ना मैं इसकी ओर अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा हूं, ना बोर्ड मेरी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि फोर्स की वजह से हमेशा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं. हम दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हम उसका इफेक्ट नहीं देख पा रहे हैं. और यही चीज जब हम अर्थ के केस में बात करते हैं तो अर्थ के पास इतना हैवी मास है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कुछ हाइट पर उछाला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अर्थ पर आकर गिर जाता है अपने आप. वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देख सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फैक्टर कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, सो देयर आर टू फोर्सेस. फैक्टर नंबर 1, masses of the object, and second distance of separation. ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है. अब अभी मैं आपको समझा दूंगा, अभी आपको पूरे रीजन के साथ क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हम नहीं देख पाते और क्यों हम अर्थ के केस में देख सकते हैं. उसके लिए अभी मैं समझा दूंगा, बट उसके लिए जो फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसके लिए ये दोनों फैक्टर्स जरूरी हैं. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड अप दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज रिटन बाय लेटर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. पहला रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट से ये निकला कि जो मासेस थे उनका प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मींस अगर आपने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो भी फोर्स डबल हो रहा था, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो रहा था, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास आपने डबल कर दिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो गया. तो इस तरह हमारा पहला रिलेशन बना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड द सेकेंड फैक्टर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये जितनी हम इंक्रीज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा. और कम कैसे होगा? इनवर्सली स्क्वायर के रिलेशन में. मतलब अगर डिस्टेंस डबल कर दी जाए 2 टाइम्स, डिस्टेंस अगर डबल की है तो डबल का स्क्वायर करोगे आएगा 4 और उसका रेसिप्रोकल करोगे आएगा 1/4. देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4.
अगर डिस्टेंस हाफ की जाती, सो हाफ का स्क्वायर करते तो आता 1/4 और 1/4 का रेसिप्रोकल करते तो आता 4। तो देखिए डिस्टेंस को हाफ किया मतलब कम किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जब इन दोनों लॉस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square, where this quantity, this capital G, it is called as universal gravitational constant। ये कांस्टेंट है जो ऑल अराउंड यूनिवर्स सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। G इज अ कांस्टेंट, ये हर जगह सेम रहता है, चाहे हम अर्थ की बात करें या किसी दूसरे प्लेनेट की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें या महाराष्ट्र में किसी सिटी की बात करें, हर जगह कैपिटल G की वैल्यू सेम रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से निकाली गई है। ओके, सो दिस इज द ओनली फैक्टर, बिकॉज दिस फैक्टर हैज पावर -11। इसके आप मैग्नीट्यूड में देख रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना कम है। इसी की वजह से जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स नोन इन द नेचर। वो वीकेस्ट भी होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो अगर मासेस की वैल्यू बहुत कम होगी, ऑब्जेक्ट्स के मासेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। कैसे? देन एक्सप्लेन। अब देखिए वो कैसे। हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है एफ ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे अर्थ के और एक ऑब्जेक्ट के बीच में। यहां पर हम दो एग्जांपल्स की बात करने जा रहे हैं। दोनों में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता है हमें। फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर हम बात करें अर्थ की, और अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखा जाए तो उसकी जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे जो r रखेंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे। मास हमने ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमने 1 किलोग्राम कंसीडर कर लिया है। अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 to the power 24, और अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर। ये तीनों क्वांटिटीज है, और G इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। सो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स? 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू m1 मीन्स 1 इंटू m2 6 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाई 6.4 into 10 to the power 6 whole square. Now this 6 multiplied with this quantity 40.02 multiply, it will become 24 minus 11 upon this will become 6.4 multiply by 6.4 multiply by 10 to the power 12। हम इस कैलकुलेशन को रहने देते हैं अभी। 40 upon 0.2 6.4 into 6.4। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 24 में 11 माइनस करेंगे आएगा 13। 24 में 11 माइनस होगा 13 आएगा, और 13 में 12 माइनस होगा तो 1 आएगा। F इज इक्वल टू, अगर आप यहां का डिनोमिनेटर देखिए 6.4 6.4, होपफुली ये वैल्यू 40 से ज्यादा तो नहीं जा पाएगी। तो जब डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, तो ये जो पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन होगा ये 1 या 1 से ऊपर की कोई वैल्यू आएगी। तो इसीलिए मैं यहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन लगा दे रहा हूं। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसकी वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन, जिसको हम देख सकते हैं बिकॉज 10 न्यूटन इज अ सच वैल्यू जिसका इफेक्ट लाइफ में प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। अब हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए फॉर्मूला सेम, 6.67 इंटू 10 to the power -11
m मास की वैल्यू 1 किलोग्राम, m2 मास 1 किलोग्राम, और ये एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। समझ लीजिए ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा होने के बावजूद वैल्यू 10 न्यूटन आई है, जबकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस हमने सिर्फ 1 मीटर कंसीडर की है। सॉल्व कराओगे आप पूरा तो वैल्यू ये आ रही है, इतने न्यूटन। इसको जब ये क्वांटिटी शायद अभी आपको समझ में ना आ रही हो, इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो हम इस तरह से, इतने न्यूटन का फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 1 किलोग्राम है। यही रीजन है कि जब हम दो 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट्स को आसपास रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम नहीं देख पाते, लग रहा है, हम उसे नेग्लिजिबल या जीरो नहीं कह सकते। ये वैल्यू है आपके सामने, आप मासेस थोड़े बढ़ा दीजिए, 2 किलोग्राम कर दीजिए, ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। लेकिन 10 न्यूटन का जब फोर्स लगता है 10 न्यूटन का, वो इफेक्टिव होता है, उसे हम देख सकते हैं। और जबकि ये वैल्यू देख लीजिए, ये बहुत कम है। दैट इज वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द नॉर्मल मास ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी इफेक्टिव, कैन नॉट बी सीन बाय अस, बट व्हेन वी टेक एन ऑब्जेक्ट एज अर्थ, जब हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के तौर पर ले लेते हैं तब वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिखने लगता है। और यही चीज अगर हम अपने सोलर सिस्टम पर अप्लाई करें, देन वी कैन सी ऑल द एग्जांपल्स व्हाई ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। हर प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिट में रहता है सन के रिस्पेक्ट में। क्यों? बिकॉज ईच प्लैनेट हैज अ डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। हर प्लैनेट का अपना अपना मास है, तो जो सन के साथ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अलग अलग वैल्यू कैरी करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी वीक इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ हेवनली बॉडीज। जो भी हेवनली बॉडीज हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो हमें उसका इफेक्ट देखने को आराम से मिल जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अभी अभी मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया है, this formula is given by Newton. That is why this law is known as Newton's law of gravitation. What is the statement of Newton's law of gravitation? यही जो बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है पूरी, the force, the attractive force which is acting between each object of the universe is directly proportional to the product of the masses of both objects and inversely proportional to the square of the distance of separation between them. This is called the universal law of gravitation, or we can say Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैपिटल जी की। अभी हमने कैपिटल जी की वैल्यू तो पढ़ ली है, जो कि मैंने आपको बताया, दिस वैल्यू हैज फाउंड अप विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन आप कैसे दोगे? हाउ कैन वी डिफाइन कैपिटल जी? कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। सो लुक, अगर हम लोग कैपिटल जी की डेफिनेशन बनाएंगे सो हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। m1 हम 1 किलोग्राम ले लेते हैं, m2 1 किलोग्राम ले लेते हैं और r 1 मीटर ले लेते हैं। ये सारी वैल्यूज जब हम यहां प्लेस करेंगे तो इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। सॉल्व करेंगे सो F इज इक्वल टू जी। अब इसे डिफाइन किया जाएगा, देखिए कैसे। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, वैल्यू कैपिटल जी की किसके इक्वल आ रही है? फोर्स के। फोर्स के इक्वल कब आई? जब आपने दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिए हैं जिनका मास 1 किलोग्राम है और जिनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर है। सो कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 1 kilogram each and those objects are kept at a distance of separation 1 meter. ठीक है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 1 किलोग्राम है दोनों का, उन्हें 1 मीटर की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर रखा जाए, उनके बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसी फॉर्मूले से इसकी यूनिट, अभी यूनिट हालांकि मैंने आपके सामने लिख दी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर,
लेकिन अगर आपको ना याद रहे तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए अगर इस फॉर्मूले से हम g को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये g के लिए, सब g के लिए फॉर्मूला बन गया। सबकी यूनिट रखिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर, बिकॉज स्क्वायर है दैट इज वाई मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। जब इस पूरी क्वांटिटी को आप एक साथ लिखोगे देन यू कैन राइट इट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G. So definition and unit of capital G is very important as law of gravitation, universal law of gravitation. So this is basically unit, SI unit of capital G, and the value is, I have told you, 6.67 into 10 to the power minus 11. This is the value which will remain constant everywhere. Okay, now so we have discussed the universal law of gravitation. Now we are going to talk about the significance. What is the significance of gravitational law, universal law of gravitation? इसका significance क्या है? What is the importance of universal law of gravitation? So the basic important is the existence of Earth's solar system is only due to gravitational force. This law, हमारे जो सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस है, जो हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ही कर पाते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करना चाहें और ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट हटा दें, उसे ना एक्सेप्ट करें, देन वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सो द बेसिक सिग्निफिकेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ सोलर सिस्टम। यही वो फोर्स है, यही वो लॉ है जिसकी वजह से हर प्लैनेट अपनी अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशंस करता है, कोई किसी से एक साथ नहीं टकराता, बिकॉज हर प्लैनेट का अपना अपना मास है जो कि सन के रिस्पेक्ट में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स पजेस करता है, जिसकी वजह से सबकी ऑर्बिट अलग अलग है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं होते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स is always inversely proportional to the square of the distance of separation, जिसे हम ये भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इससे आप क्या समझते हो? सो यू कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज inversely proportional to the square of the distance of separation. This law is called inverse square law. This is the third rule. The fourth rule is the gravitational force is weakest also in the nature and can be considered strongest also in the nature. अगर हम दो नॉर्मल मास के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये बहुत वीक कहे जाते हैं, लेकिन अगर दो हेवनली बॉडीज की या दो अर्थली बॉडीज की बात की जाएगी देन दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर. सो एज वेल एज वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द मास of the objects. So these are the some properties of gravitational force. Now the topic which you all of you know, जिसमें confusion रहता है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, which name is gravity. जैसा कि हमने ग्रेविटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, अब अगर हम अभी तक मैं आपको बार बार यही बोल रहा था, ग्रेविटेशन मीन्स द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. उन दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ रख लो. The force of gravitation acting between earth and the objects, then it will become gravity. Gravity कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ग्रेविटेशन का स्पेशल पार्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को हम हमेशा अर्थ लेते हैं. So gravity is basically the force of attraction exerted by the earth on each object towards its center. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालते हो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की सरफेस पर आता है. क्या वो अर्थ की सरफेस पर आने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो जाने की कोशिश कर रहा है अर्थ के सेंटर पर. आप एक गड्ढा करिए, आप ऑब्जेक्ट उछालिए, देखिए उस ऑब्जेक्ट उस गड्ढे के अंदर तक अपने आप जाएगा.
ऐसा नहीं कि सरफेस पर आके रुक जाएगा. इट मीन्स द अर्थ इज अट्रैक्टिंग ईच ऑब्जेक्ट towards its center. So that attraction force is called gravity. Gravity is the force, basically force exerted by earth okay, the force exerted by earth on each object to attract the objects towards its center. तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, what can be the वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सेंटर. तो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी. अब अर्थ के सेंटर पर, अभी ये फैक्टर हमने डिस्कस नहीं किया है, ये अभी हमारे अगला टॉपिक है स्मॉल जी. अर्थ के सेंटर पर इसकी वैल्यू होती है 0. तो भले ही वो 1000 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, W की वैल्यू क्या आ जाती है, 0. दैट इज वाई अर्थ के सेंटर पर जाके हर ऑब्जेक्ट का मास वेट 0 हो जाएगा. मास उसका भले ही कितनी भी हाई वैल्यू का क्यों ना हो, उसका वेट 0 हो जाएगा. वैसे तो अर्थ के सेंटर तक पहुंचना पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सेंटर. जो अर्थ की कोर होती है उसका टेम्परेचर ही इतना ज्यादा हाई होता है कि वहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचाया जा सकता. लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ये कंसीडर करके चलें कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर तक पहुंच गया है तो उस पर कितना वेट लगेगा, उसका वेट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं इट्स वेट इज 0. This is the gravity. So basically the difference between gravitation and gravity is clear to you now. Gravitation ऐसा attraction force है जो किसी भी दो objects के बीच में लग सकता है, जबकि gravity एक ऐसा force है जो हमेशा एक object और एक earth इस दोनों के बीच में लगता है. Now what is small g? अब हम पढ़ने जा रहे हैं small g क्या होता है. It is written as acceleration due to gravity. जैसा कि हमने टॉपिक पढ़ लिया ग्रेविटी तो हम समझ गए. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो समझिए. जैसे ये अर्थ सरफेस, एक ऑब्जेक्ट जब यहां पर होगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अर्थ सरफेस से अभी ज्यादा है. तो अभी इस कंडीशन में अगर इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की बात करें तो वो कम लगेगा. लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के पास आएगा वैसे वैसे अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के पास आता जाएगा उसके ऊपर अर्थ का लगाया हुआ जो ग्रेविटी फोर्स है वो बढ़ता जाएगा. बढ़ने की वजह से, उस फोर्स के बढ़ने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के क्लोज आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. और आप अच्छे से जानते हो व्हेन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कैलकुलेटेड, और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आप डिफाइन कर सकते हो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. That acceleration is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. ये कांस्टेंट नहीं होता, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो लिखी जाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको 10 के भी इक्वल रखते हैं. सो इट्स वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस. ये प्लेस टू प्लेस अर्थ के अलग अलग हिस्सों पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. अर्थ सरफेस से हाइट पर जाने पर या अर्थ सरफेस के अंदर डेप्थ में जाने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. सो दिस कैन नॉट बी सेड एज अ कांस्टेंट. ये इसकी अर्थ सरफेसेस पर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो 9.8 से 10 के बीच में रहती है. लेकिन अगर हम ये कहें इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है. कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट, इट इज एवरीवेयर सेम इन द यूनिवर्स, बट स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन द प्लेस. अर्थ का स्मॉल जी दूसरा रहेगा. अगर हम मार्स प्लैनेट की बात करें उसके लिए स्मॉल जी की वैल्यू अलग हो जाएगी. जुपिटर प्लैनेट की बात करें उसके लिए स्मॉल जी की वैल्यू अलग हो जाएगी, बिकॉज दिस फैक्टर इज नॉट एवरीवेयर सेम, एवरीवेयर कांस्टेंट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. क्या स्मॉल जी और कैपिटल जी में कुछ रिलेशनशिप होता है? तो यस. कैसे, वो देखिए. सपोज दिस इज अर्थ और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर अर्थ से, अर्थ सरफेस से, और हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर ही रखा हुआ है.
So the distance between them is RE. RE can be written as radius of earth, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है. That is why we can consider the distance between object and earth is radius of earth. इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, अर्थ का मास me हमने कंसीडर कर लिया. me is mass of earth. Okay, these are the three quantities. Now अगर हमसे पूछा जाए what is the formula for gravitational force exerted by earth, तो F का फॉर्मूला आएगा कैपिटल G me m अपॉन RE स्क्वायर. जैसा कि फॉर्मूला होता है कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. m1 अर्थ का मास, दैट इज वाई वी प्लेस me. m2 ऑब्जेक्ट का मास, that is why we place just m, only m we have placed. और this is distance of separation, that is why RE square. और अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, then the formula will be F is equal to mg. Now these two forces are equal to each other. So अगर हम दोनों को equal रखते हैं, then the relation will come as like that. M will be cancelled from both sides. So this is the relationship between small g and capital G. जैसा कि आप देख रहे हो फॉर्मूले से, फॉर्मूले में स्मॉल g के साथ स्मॉल g के इक्वल में हमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिख रहा है. मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये तो एक कांस्टेंट है. इसका मतलब क्लियर हो जाता है, वैल्यू ऑफ स्मॉल g डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मास कितना भी हो, चाहे एक हल्का ऑब्जेक्ट लें हम या एक भारी ऑब्जेक्ट लें, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. बिकॉज फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा है. किस पर डिपेंड कर रहा है? उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मास पर और उस पर्टिकुलर प्लैनेट के रेडियस पर. सो स्मॉल जी कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को और एक 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को गिराया गया किसी पर्टिकुलर हाइट से, दोनों पर कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी? सो यू विल से दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, because acceleration due to gravity or small g does not depend on the mass of the object. This is the concept of gravity. Okay, now we have studied in the previous videos the equations of motions under acceleration. अब जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, वो जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, those are basically of horizontal और linear motion. पहली थी v is equal to u plus at, सेकेंड थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करें, सो पहली इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस gt. s का मतलब यहां पर होता था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, लेकिन अब क्योंकि हम लोग वर्टिकली मोशन की बात कर रहे हैं, तो s कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? h में, हाइट. सो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. सो दीज थ्री इक्वेशंस आर द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी के केस में हम लोग ये तीनों इक्वेशन यूज करते हैं, और इन तीनों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है. ये तब हो रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, तब ये तीनों इक्वेशंस में से लगाएंगे. और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंका है, इफ यू हैव थ्रोन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन द इक्वेशंस विल बिकम दिस: v इज इक्वल टू u माइनस gt, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं इन तीनों केसेस में अर्थ की ग्रेविटी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, दैट इज वाई g विल बी टेकन एज पॉजिटिव. और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, वहां पे हम अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवलिंग करते हैं, दैट इज वाई एवरीवेयर g विल बी टेकन नेगेटिव. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. ये तब है जब फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ है, और ये जब है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, थ्रोइंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, थ्रोइंग अपवर्ड्स स्पेशली.
जब हम लोग ऊपर की ओर भेज रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी.